दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में छपे लेख रिवाइविंग द इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर द नॉर्थ ईस्ट और लाइव मिनट में प्रकाशित खबर ब्रह्मपुत्र गेट्स कनेक्टेड विद गंगा वाया इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इस आर्टिकल में टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल है और ये आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के अर्थव्यवस्था खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं, जिसका विषय है भारत में अंतर्देशीय जल परिवहन। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। तो इस खबर की चर्चा में रहने की वजह ये है कि हाल ही में एमवी लाल बहादुर शास्त्री कार्गो शिप पटना से रवाना होने के 1 महीने बाद बांग्लादेश के रास्ते होते हुए गुवाहाटी के पांडु पोर्ट पर पहुंचा और इस तरीके से उसने अपना पहला पायलट रन पूरा किया। इस मौके पर इस शिप का स्वागत करने के लिए एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय पोर्ट, शिपिंग और जलमार्ग मंत्री, असम के मुख्यमंत्री, गुवाहाटी के लोकसभा के सांसद और IWAI यानी भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष भी शामिल हुए। इस यात्रा के तहत शिप में FCI यानी भारतीय खाद्य निगम के 200 मीट्रिक टन अनाज भेजे गए थे। गौरतलब है कि कल्पना चावला, MV रामप्रसाद बिस्मिल और APJ अब्दुल कलाम नामक अन्य जहाज ने भी हल्दिया से यात्रा शुरू की है, जो पांडु के रास्ते में है। बहरहाल इस पायलट रन को IWAI द्वारा संचालित किया गया था। ये इस तरह की पहली यात्रा थी जो गंगा और ब्रह्मपुत्र 2 राष्ट्रीय जलमार्गों के जरिए एक साथ लगभग 2350 किलोमीटर तक तय की गई थी। IWAI असम और पूर्वोत्तर भारत के लिए अंतर्देशीय जल परिवहन के एक नए युग की शुरुआत करते हुए राष्ट्रीय जलमार्ग 1 और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 के बीच नियमित रूप से तय नौ परिवहन की योजना बना रहा है। ये यात्रा इसी योजना का पायलट रन प्रोजेक्ट था। लिहाजा ये माना जा रहा है कि इस अवसर ने भविष्य में भारत की 2 सबसे बड़ी नदी प्रणालियों पर अंतर्देशीय जल परिवहन के सुचारू संचालन के रास्ते खोल दिए हैं। इसी बीच अंतर्देशीय जल परिवहन से संबंधित एक दूसरा मामला भी आया। केंद्रीय पोर्ट, शिपिंग और जलमार्ग मंत्री ने पूर्वोत्तर भारत में एक मजबूत अंतर्देशीय जल प्रणाली विकसित करने में मिजोरम के महत्व पर जोर दिया। इसके लिए कर्णफुली नदी में 23 किलोमीटर लंबा अंतर्देशीय जल परिवहन विकसित करने की योजनाएं चल रही हैं। इस परियोजना की कुल लागत 22.93 करोड़ रुपए है। इसमें PSW मंत्रालय ने केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत कुल 6.17 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। तो पूरा मामला यही है जिसकी वजह से अंतर्देशीय जल परिवहन बड़े पैमाने पर चर्चा में आ गया है। ये टॉपिक सिविल सेवा परीक्षा के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है। लिहाजा इस ऑडियो आर्टिकल में अंतर्देशीय जल परिवहन के सभी पहलुओं पर हम विस्तार से बात करेंगे और सबसे पहले अंतर्देशीय जल परिवहन और IWAI के बारे में जानेंगे। फिर जानेंगे कि IWAI की अंतर्देशीय जल परिवहन तंत्र के विकास में क्या भूमिका है, भारत के लिए अंतर्देशीय जल परिवहन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और भारत पर इस व्यवस्था की वजह से कौन कौन से भौगोलिक और आर्थिक प्रभाव पड़ सकते हैं। क्या ये भारत के आर्थिक विकास में नए इंजन की भूमिका निभा पाएगी? क्या अन्य परिवहन तंत्र से इसकी कनेक्टिविटी का अभाव और फंड्स की कमी इस प्रणाली के उपयोग को अरुचिकर बना सकती है? इसके अलावा और ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो इस परिवहन तंत्र के विकास में बाधा बन रही हैं? इन सब के बाद आखिर में जानेंगे कि इन समस्याओं से निपटने के क्या उपाय हो सकते हैं। तो सभी पर स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं अंतर्देशीय जल परिवहन की। तो भारत में नदियों, नहरों, बैकवाटर एवं खाड़ी के तौर पर अंतर्देशीय या अंतःस्थलीय जलमार्ग का एक बड़ा नेटवर्क मौजूद है। यहाँ कुल जल परिवहन योग्य लंबाई लगभग 20,000 किलोमीटर है, जिसका विस्तार 24 राज्यों में है। सरकार का मकसद भारत में अंतर्देशीय जल परिवहन को एक किफायती, पर्यावरण के अनुकूल तथा रेल और सड़क परिवहन के पूरक साधन के रूप में बढ़ावा देना है। इसके लिए सरकार ने नया राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 भी अधिनियमित किया है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के लागू होने के साथ ही अब देश में राष्ट्रीय जलमार्गों की कुल संख्या 111 हो गई है, जहां पहले ये संख्या केवल 5 थी। भारत में अंतर्देशीय जल परिवहन अन्य परिवहन साधनों की तुलना में काफी पिछड़ा हुआ है। लिहाजा केंद्र सरकार द्वारा अंतर्देशीय जलमार्गों के एकीकृत विकास के लिए एक नीति विकसित करने की योजना बनाई जा रही है।
गौरतलब है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और यूरोपीय संघ जैसे दुनिया के बड़े और विकसित देशों की तुलना में भारत में जलमार्गों द्वारा माल परिवहन का सबसे कम इस्तेमाल किया जाता है। भारत में संगठित तरीके से कार्गो परिवहन देश के केवल कुछ भागों जैसे गोवा, पश्चिम बंगाल, असम और केरल के कुछ जलमार्गों तक ही सीमित है। हालांकि हाल के दिनों में जल परिवहन पर काफी ध्यान दिया जा रहा है। इसका एक अहम कारण ये है कि दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में भारत में लॉजिस्टिक्स लागत बहुत ज्यादा है। ये भारत में 18% है, जबकि चीन में ये मात्र 8 से 10% और यूरोपीय संघ में 10 से 12% ही है। IWAI यानी भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग परियोजनाओं के समय पर लागू करने और भारत में बेहतर जल परिवहन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। शिपिंग, नेविगेशन और अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास और विनियमन के लिए इसकी स्थापना की गई है। ये एक स्वायत्त संस्थान है जिसका गठन अक्टूबर 1986 में किया गया था। इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित है, जबकि विभिन्न शहरों में इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ये मुख्य रूप से नौवहन मंत्रालय से मिले अनुदान के माध्यम से राष्ट्रीय जलमार्गों पर अंतर्देशीय जल परिवहन से जुड़े बुनियादी ढांचे के विकास और रखरखाव के लिए परियोजनाएं चलाता है। ये अंतर्देशीय जल परिवहन विंग द्वारा जारी किए गए नीतिगत दिशा निर्देशों और ऑर्डर्स को भी लागू करता है। भारत में प्रमुख अंतर्देशीय जलमार्गों में गंगा, भागीरथी, हुगली नदियों, ब्रह्मपुत्र नदी, बराक नदी, गोवा की नदियों, केरल के बैकवाटर, मुंबई में अंतर्देशीय जल प्रणाली और गोदावरी, कृष्णा नदियों के डेल्टाई क्षेत्र शामिल हैं। भारत के 111 राष्ट्रीय जलमार्गों में से 13 राष्ट्रीय जलमार्ग प्रमुख हैं, जो मौजूदा वक्त में शिपिंग और नेविगेशन के लिए सबसे ठीक माने जाते हैं। इसमें उत्तर और पूर्वोत्तर भारत में गंगा, भागीरथी, हुगली नदी प्रणाली पर हल्दिया से प्रयागराज तक राष्ट्रीय जलमार्ग 1, ब्रह्मपुत्र नदी पर धुबरी से सादिया तक राष्ट्रीय जलमार्ग 2, नर्मदा नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 73, तापी नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 100 और पश्चिम बंगाल में नामखाना से अथराबंकी खाल तक राष्ट्रीय जलमार्ग 97 या सुंदरबन जलमार्ग प्रमुख हैं। जबकि दक्षिण भारत की बात करें तो ये पश्चिम तट नहर कोट्टापुरम से कोल्लम, चंपाकारा और उद्योग मंडल नहरों पर संयुक्त रूप से राष्ट्रीय जलमार्ग 3, कृष्णा नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 4, अंबा नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 10, राजपुरी क्रीक पर राष्ट्रीय जलमार्ग 83, कुंडलिका नदी प्रणाली के रेवदंडा क्रीक पर राष्ट्रीय जलमार्ग 85, शास्त्री नदी से जुड़े जयगढ़ क्रीक सिस्टम पर राष्ट्रीय जलमार्ग 91, मंडोवी उसगांव पुल जो अरब सागर तक 42 किलोमीटर तक फैला है उस पर राष्ट्रीय जलमार्ग 68 और ज्वारी सैनवोडेम ब्रिज से मारमुगांव बंदरगाह तक 50 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग 111 प्रमुख हैं। अगर भारत के सभी राष्ट्रीय जलमार्गों को सही तरीके से परिचालन योग्य बना दिया जाए तो ये देश के आर्थिक विकास के लिहाज से काफी फायदेमंद साबित होगा। तो अब सवाल है कि अंतर्देशीय जल परिवहन के आखिर कौन कौन से फायदे हो सकते हैं। तो अंतर्देशीय जलमार्गों को ईंधन कुशल, कम लागत और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन के रूप में पहचाना जाता है। वहीं इसमें सड़कों और रेलवे की तुलना में सबसे कम निवेश किया जाता है। साथ ही राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास से जलमार्गों के साथ वाले भीतरी इलाकों के औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलने की भी उम्मीद रहती है। इसके अलावा इसका सबसे बड़ा फायदा पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास में होगा। यहाँ ये अंतर्देशीय जल परिवहन के विकास के साथ साथ आर्थिक विकास का रास्ता भी खोलेगा। MV लाल बहादुर शास्त्री कार्गो शिप द्वारा IBPR यानी इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट के माध्यम से जहाजों के जरिए माल ढुलाई की शुरुआत पूर्वोत्तर के पूरे क्षेत्र के लिए आर्थिक समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। भारत में विकास के नए इंजन के रूप में पूर्वोत्तर क्षेत्र को सक्रिय करना प्रधानमंत्री का सपना भी है। इसके अलावा ये एक्ट ईस्ट नीति के अनुरूप भी होगा। पोर्ट, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय ने अंतर्देशीय जलमार्ग के माध्यम से राष्ट्रीय जलमार्ग 1, भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 पर कई बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शुरू की हैं। इससे जलमार्गों के माध्यम से उत्तर पूर्वी क्षेत्र के साथ संपर्क में भी सुधार होगा। ये व्यवसाय समुदाय को एक व्यावहारिक, आर्थिक और पारिस्थितिक विकल्प उपलब्ध कराता है। निर्बाध कार्गो परिवहन देश के लोगों की अधूरी इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने में अहम योगदान देगा। जलमार्ग के जरिए माल की आवाजाही भारतीय विकास के इंजन को सक्रिय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ये प्रधानमंत्री गति शक्ति के टारगेट्स को हासिल करने में भी खासा भूमिका निभाएगी।
बांग्लादेश के माध्यम से ऐतिहासिक व्यापार मार्गों को फिर से जीवंत करने के निरंतर प्रयास को प्रधानमंत्री गति शक्ति के तहत प्रोत्साहन मिला है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि पूरा देश जल मार्गों के जरिए धीरे धीरे कनेक्टिविटी हब में बदल जाएगा। पीएम गति शक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से जुड़ी योजना है, जिसके तहत एकीकृत विकास योजना की परिकल्पना की गई है ताकि राष्ट्रीय जलमार्गों के ऊपर कार्गो की तेजी से आवाजाही हो सके। ये भारत के सभी राज्यों के विकास में नए युग की शुरुआत मानी जा रही है। जलमार्ग न केवल इन राज्यों में प्रगति की राह पर मौजूद भौगोलिक बाधा को दूर करते हैं, बल्कि व्यवसाय और क्षेत्र के लोगों के लिए एक किफायती, तेज और सुविधाजनक परिवहन भी प्रदान करते हैं। ये रेल और सड़क परिवहन पर मौजूद भार को न सिर्फ कम करेगा, बल्कि इसमें होने वाली मानवीय दुर्घटनाओं को भी कम करेगा। ये पर्यटन की दृष्टि से भी काफी फायदेमंद होगा। इन इलाकों में लोगों के लिए आजीविका के अवसर मुहैया कराएगा। साथ ही ये जलयान जैसे कई ऐसे उद्योगों को भी बढ़ावा देगा जो इससे जुड़े हुए होंगे। मगर इन सब के बावजूद अभी भी बुनियादी ढांचागत सुविधाओं की उपलब्धता जैसी कई चुनौतियां इसकी राह में बाधा बनी हुई हैं। तो अब सवाल है कि आखिर वो सारी चुनौतियां क्या हैं? तो सबसे बड़ी चुनौती फंड्स की कमी है, क्योंकि इसके रखरखाव के लिए नियमित पूंजी की आवश्यकता होती है। शुष्क गर्मी के मौसम में नदियां सूख जाने के कारण शिथिल पड़ जाती हैं, जो नियमित परिवहन को बाधित कर सकती हैं। बढ़ते शहरीकरण और खेती तथा उद्योग के लिए पानी के बढ़ते उपयोग से जल संसाधनों पर दबाव बढ़ गया है। ऐसे में नदियों के पानी की बड़ी मात्रा सिंचाई और पेयजल के लिए इस्तेमाल में लाए जाने से उनकी नौवहन क्षमता प्रभावित होना लाजमी है। कई नदियों और नहरों में गाद जमा हो जाने के कारण भी जल परिवहन को झटका लगता है। इसके अलावा एक दूसरी समस्या नहरों को लेकर भी है। दरअसल हमारी नहरों की चौड़ाई 9 से 20 मीटर तक रहती है। इसके खास तौर पर संकरे खंडों में करीब 9 मीटर चौड़े मालवाहक जलयानों का संचालन मुश्किल हो जाता है। साथ ही घाटों का निर्माण, टर्मिनल और नेविगेशन चैनलों जैसी बुनियादी संरचना का भी अभाव है। वहीं कम ऊंचाई वाले पुलों से भी जलयानों के आवागमन में बाधा पहुंचती है। वैसे तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण कानूनी तौर पर राष्ट्रीय जलमार्ग की राह में आने वाली बाधाओं या रुकावटों को दूर करने के लिए सक्षम है और इसी के मद्देनजर उसने कुछ पुलों का पुनर्निर्माण भी कराया है, लेकिन ये भारी लागत वाला काम है जो अपने आप में एक बड़ी समस्या है। अभी खास तौर पर उपेक्षित इलाकों में निजी निवेश का मसला टेढ़ी खीर बना हुआ है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 और 5 के विकास में निजी क्षेत्र की खास भूमिका तय की थी, लेकिन संसदीय समिति ने इस पर असहमति जताई। दरअसल समिति का कहना है कि पीपीपी मोड में केवल व्यापारिक लिहाज से लाभकारी हिस्सा शामिल करने का मतलब ये है कि घाटे और जोखिम वाले हिस्से की देखरेख सरकार करेगी। इसलिए समिति ने सरकार को नए रास्तों की तलाश की सलाह दी है। यहाँ ये भी ध्यान रखने की बात है कि इस क्षेत्र में निवेश लंबा समय लेने वाली प्रक्रिया है और परिणाम भी देर से सामने आते हैं। वहीं सेवाओं की दक्षता और क्वालिटी में सुधार करने के लिए इस क्षेत्र को काफी संसाधन चाहिए। साथ ही इसे विशेषज्ञता से लैस करने की भी जरूरत है। इसके अलावा अंतर्देशीय जल परिवहन पूरी तरह से विकसित नहीं है। पूरे देश में इसकी कनेक्टिविटी नहीं है। साथ ही परिवहन के अन्य साधनों से भी इसका जुड़ाव नहीं है। तो ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती है? तो सरकार को देश में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए समाधान पेश करने की जरूरत है। इसमें सबसे पहले इसे पूरे देश में मौजूद अन्य जलमार्गों के साथ जोड़ने की व्यवस्था करनी चाहिए। फिर सभी सड़क और रेल परिवहन नेटवर्क्स के साथ इसे जोड़ने के लिए एक साझा दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। IWAI भी इन मार्गों पर एक नियमित सेवा चलाने की योजना बना रहा है, जो एक बढ़िया प्रयास है। भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार पर प्रोटोकॉल बेहतर रूप से फायदेमंद होगा, जबकि हम इस क्षेत्र में कार्गो व्यापार को बढ़ावा देंगे। इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट्स के 2 हिस्से सिराजगंज दाइखोवा और आशुगंज जकीगंज को भी 300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से नौवहन क्षमता में सुधार करने के लिए विकसित किया जा रहा है। इसके कुल खर्च का 80% भारत द्वारा और 20% बांग्लादेश द्वारा वहन किया जा रहा है। सरकार ने 2000 टन तक के वजन वाले जहाजों की सतत आवाजाही के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की क्षमता बढ़ाने के लिए 4600 करोड़ रुपए का निवेश कर जलमार्ग विकास परियोजना भी शुरू की है।
इसके अतिरिक्त बांधों के निर्माण में इसकी ऊंचाई को ध्यान में रखने की भी जरूरत है, जिससे कि जल मार्गों में पानी की नियमित आपूर्ति पर असर न पड़े और कार्गो की लगातार आवाजाही बनी रहे। इसके अलावा एक उपाय नदी जोड़ो परियोजना भी हो सकता है। सरकार को बजट में इसके लिए प्रॉपर फंडिंग की व्यवस्था और दूरगामी विजन तय करने की जरूरत है। ये एक राष्ट्रीय जलमार्ग को दूसरे राष्ट्रीय जलमार्ग से जोड़ने के लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। साथ ही राज्य सरकारों को भी इसमें अहम भूमिका निभाने की जरूरत है। राज्य सरकारों को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जो जल परिवहन के विकास के लिहाज से अनुकूल हों। जलमार्ग उपयोग करने वालों को सब्सिडी देने के साथ साथ इस क्षेत्र में पूंजी लगाने वालों को भी प्रोत्साहन देने के लिए नई रणनीति तय करनी चाहिए। ये प्रमाणीकृत बात है कि अंतर्देशीय जल परिवहन पर्यावरण के हिसाब से अनुकूल है और सड़क तथा रेल की तुलना में काफी किफायती भी है। इसमें प्रदूषण भी न्यूनतम होता है। अगर हम डीजल इंजनों की जगह सीएनजी इंजन को बढ़ावा दें तो ये और भी लाभकारी हो सकता है। केवल बाढ़ के दिनों की बात छोड़ दें तो परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में जल परिवहन सुरक्षित है। उचित निगरानी तंत्र का विकास और नौकाओं में क्षमता से अधिक यात्रियों या माल लादने की रीति पर अंकुश लगाकर बाढ़ के दौरान होने वाली घटनाओं को भी रोका जा सकता है। इतिहास साक्षी है कि भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में अंतर्देशीय जलमार्गों का विशेष महत्व रहा है। भारत एक दौर में अंतर्देशीय जल परिवहन के क्षेत्र में दुनिया का सिरमौर था। यहाँ तमाम नए प्रयोग हुए जिसकी दुनिया के कई देशों ने नकल की। सदियों तक जलमार्ग हमारे परिवहन की जीवन रेखा रहे हैं। इसके जरिए बड़ी मात्रा में यात्री और माल यातायात होता था, लेकिन परिवहन के आधुनिक साधनों और खास तौर पर रेलों के आगमन के बाद से इसे नजरअंदाज किया जाने लगा। दूसरी तरफ नौवहन के काम आने वाली तमाम नदियों, नहरों और झीलों की अनदेखी हुई, जिससे उनकी क्षमता बुरी तरह प्रभावित हुई। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। विकसित व बहुआयामी अंतर्देशीय जल परिवहन कैसे भारत के आर्थिक विकास का नया इंजन है?